Hello students and welcome back to my channel. Today we are going to discuss the J NEET MCQ series part 4, and the chapter we are going to take is the chapter of metallurgy from class 12, which is an important chapter in the inorganic chemistry. So let's start the question without wasting any time. The first question we are going to take is on your screen right now. Which ore contains both iron and copper? पूछ रहा है कि कौन सा ओर आयरन और कॉपर दोनों कंटेन करता है. The correct answer of this is क्यूपराइट की अगर हम लोग बात करें कि व्हाट इज द क्यूपराइट ओर, व्हाट इज द क्यूपराइट ओर. ओके, हम लोग क्यूपराइट ओर की अगर बात करें कि व्हाट इज द क्यूपराइट ओर, तो दिस इज Cu2O. चैल्कोसाइट की अगर हम लोग बात करें तो दिस इज Cu2S. चैल्कोपाइराइट की अगर हम लोग बात करें तो CuFeS2. मेलाचाइट की बात करें तो दिस इज CuOH whole twice dot CuCO3, which contains both iron and copper. So answer is very clear and it is chalcopyrite. The correct answer will be C. Chalcopyrite contains both iron and copper. ठीक है, chalcopyrite contains both iron and copper. Let's move to the second question. The second question says, it is a very beautiful question, और ये question आपको पूछ रहा है, this question asking which of the following is not correct, which of the following is not correct regarding, which of the following is not correct regarding या about the Ellingham diagram. कौन सा statement Ellingham diagram को लेकर correct नहीं है? First, delta G increases with increase in टेम्परेचर. पहला बोल रहा है कि डेल्टा जी इंक्रीज करता है इंक्रीज इन टेम्परेचर को लेकर. सेकंड बोल रहा है कि इट कंसिस्ट ऑफ प्लॉट्स ऑफ डेल्टा जी नॉट एफ वर्सेस टी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड. थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है अ कपलिंग रिएक्शन कैन बी वेल एक्सप्रेस्ड बाय दिस डायग्राम. ओके, एंड फोर्थ वन इज इट एक्सप्रेसेस द काइनेटिक्स ऑफ द रिडक्शन प्रोसेस. तो अगर आप इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा भी ध्यान से, हल्का सा भी आपको एलिंगम डायग्राम पता है, तो आप ये क्वेश्चन एकदम आसानी से अटेम्प्ट करेंगे. द क्वेश्चन जो है एलिंगम डायग्राम जो है, इट बेसिकली डील्स विद द थर्मोडायनामिक्स ऑफ द स्मेल्टिंग प्रोसेस. ठीक है, थर्मोडायनामिक्स रिलेटेड टू द स्मेल्टिंग प्रोसेस. तो काइनेटिक्स का के बारे में एलिंगम डायग्राम से हमको कोई भी चीज पता नहीं चलता है. तो आंसर इज वेरी क्लियर, आंसर इज डी. ठीक है, बट इसके अलावा भी आपको और भी चीजें पता होनी चाहिए कि एलिंगम डायग्राम इज अ ग्राफ बिटवीन द डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड वर्सेस टेम्परेचर, जहां पे डेल्टा जी की वैल्यू टेम्परेचर के साथ बढ़ती है. यस, इट रिप्रेजेंट्स द कपलिंग रिएक्शन. ठीक है, ये कपलिंग रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकता है. और एलिंगम डायग्राम जो है वो हमको ये बताता है कि आपका कौन सा ऑक्साइड जो है हम लोग इजिली रिड्यूस कर सकते हैं यूजिंग कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड. ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ पॉइंट्स जो हैं एलिंगम डायग्राम के बारे में ध्यान रख सकते हैं. इट इज अ प्लॉट बिटवीन डेल्टा जी नॉट वर्सेस टी फॉर ऑक्साइड फॉर्मेशन, फॉर ऑक्साइड फॉर्मेशन, फॉर ऑक्साइड फॉर्मेशन, फॉर ऑक्साइड फॉर्मेशन, in which 1 mole of O2 is reacted with oxygen, in which 1 mole of O2 is reacted with the metal. ठीक है, ये पहला पॉइंट जो है. सेकेंड, आप ये याद रख सकते हैं कि अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट होता है, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ लाइन देखने को मिलता है. अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ लाइन shows that delta G increases with increase in temperature. ठीक है, and the oxide formation tendency of metals decreases, and oxide formation, ठीक है, टेंडेंसी जो होगा
upward displacement of line shows that with increase in temperature oxide formation tendency decreases. ठीक है, डेल्टा जी इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑक्साइड फॉर्मेशन टेंडेंसी जो होगा वो आपका डिक्रीज करेगा। शार्प चेंज जो देखने को मिलता है, अगर मैं इस पेज को थोड़ा सा क्लियर कर दूं, अगर जो आपको शार्प चेंज देखने को मिलता है, जैसे ये एलिंगम डायग्राम है, आप इस तरह से देखते हैं कि शार्प चेंज आ रहा है, ठीक है, तो ये शार्प चेंज जो आता है इट रिप्रेजेंट्स, द शार्प चेंज रिप्रेजेंट्स ट्रांजिशन, ये भी याद रखना है, शार्प चेंज रिप्रेजेंट्स ट्रांजिशन, ये ट्रांजिशन रिप्रेजेंट करता है, ट्रांजिशन इन फिजिकल स्टेट, ट्रांजिशन इन फिजिकल स्टेट, ये आपका फिजिकल स्टेट में ट्रांजिशन रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा अगर हम लोग एलिंगम डायग्राम से और क्या पता चलता है, तो इससे ये पता चलता है कि थ्योरेटिकली अगर बात करें तो ऑल द मेटल ऑक्साइड्स कभी ना कभी तो डिकम्पोज होंगे, किसी ना किसी टेम्परेचर पे डिकम्पोज होंगे, तो थ्योरेटिकली सारे मेटल ऑक्साइड्स को डिकम्पोज किया जा सकता है, सबके लिए टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट अलग अलग है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि जो डाउनवर्ड स्लोप दिखता है कार्बन का, वो शो करता है कि इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, डाउनवर्ड सोर्स जो है वो शो करता है कार्बन का कि इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट टू रिड्यूस द ऑक्साइड ओर, टू रिड्यूस द ऑक्साइड ओर इनटू द मेटल, ठीक है, ऑक्साइड ओर को मेटल में रिड्यूस करने के लिए कार्बन का एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में उभरता है, और इसका जो स्लोप रहता है वो स्लोप आपको पता है कि इसका स्लोप जो होता है वो स्लोप कुछ इस तरह से नीचे आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो मेटल्स लिख लीजिए इसको, मेटल्स which are placed in lower part of Ellingham diagram can be used to extract metals placed above it in the Ellingham diagram, ठीक है। एलिंगम डायग्राम से क्वेश्चन बेटा बहुत पूछता है, इसलिए एलिंगम डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो मेटल का लाइन नीचे है उसको आप यूज कर सकते हैं उन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने में जिनका लाइन ऊपर है। जाहिर सी बात है कि जिनका लाइन नीचे उनका डेल्टा जी कम है, उनका गिब्स फ्री एनर्जी कम है, और जिसका गिब्स फ्री एनर्जी कम है उनको आप आसानी से बेटा, वो ज्यादा स्टेबल है और उनको आप मेटल्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जिनकी लाइन ऊपर है उनका डेल्टा जी ज्यादा है, वो अनस्टेबल है, तो उनको मेटल्स में एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। तो नीचे वाले लाइन ऊपर वाले लाइन को, नीचे वाले लाइन ऊपर वाले लाइन को, नीचे वाला मेटल ऊपर वाले मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकता है ईडी में, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज जो है आपको एलिंगम डायग्राम में हमने काफी डिस्कस कर लिया, ठीक है। ये एमसीक्यू तो हम लोगों को सिंपल था, लेकिन इसमें हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया। मूविंग टू द नेक्स्ट एमसीक्यू, बोल रहा है बिफोर इंट्रोड्यूसिंग FeO in the blast furnace it is converted to Fe2O3 by roasting so that it may not be removed as slag with silica, it may not evaporate in the furnace, presence of it may increase the melting point of the charge, none of these। बोल रहा है कि बिफोर इंट्रोड्यूसिंग FeO in the blast furnace it is converted to Fe2O3, यानी FeO को इंट्रोड्यूस डायरेक्टली ब्लास्ट फर्नेस में नहीं करना है, इसको कन्वर्ट कर देना है। किसमें कन्वर्ट कर देना है? Fe2O3 में कन्वर्ट कर देना है। Why we are doing this? The question is why we are converting FeO to Fe2O3? क्यों ऐसा कर रहे हैं बेटा? बेटा सिंपल सी बात है कि एक लाइन में इसका आंसर है कि FeO can also form slag with silica। तो FeO जो है ये सिलिका के साथ मिलके स्लैग बना देगा, FeOSi या FeSiO3 बना लेगा, ठीक है, FeSiO3 बना लेगा। और अगर ये स्लैग बन गया बेटा तो ये तो बाहर चला जाएगा, स्लैग मेटल का लॉस हो जाएगा, एंड वी डू नॉट वांट आवर प्रीशियस मेटल टू गेट लॉस्ट, वी वांट इट as the pig iron, not as the slag. Therefore FeO has the property to form slag. Fe2O3 slag नहीं बना सकता, FeO slag बना सकता है, इसलिए हम चाहते हैं कि FeO को Fe2O3 में कन्वर्ट कर दिया जाए, वरना ये स्लैग बना लेगा और ये रिमूव्ड हो जाएगा, लॉस ऑफ मेटल हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज ए, इट मे नॉट बी
बी रिमूव्ड एज slag विद सिलिका, इसलिए हम लोग Fe2 को Fe2O3 में कन्वर्ट करते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछ रहा है सल्फाइड ओर्स ऑफ द मेटल्स आर यूजुअली concentrated by flotation process, which of the following sulfide ores offers an exception and is concentrated by chemical leaching? Chemical leaching, okay beta, what is galena? Galena is PBS. What is copper pyrites? What is copper pyrites? Copper pyrites की बात करें तो ये जो होगा कॉपर पाइराइट्स की अगर तुम बात करते हो तो कॉपर पाइराइट्स जो होता है, इट इज अ ओर ऑफ व्हाट, इट इज अ ओर ऑफ व्हाट, इट इज द ओर, अगर हम बात करें इट इज द ओर ऑफ, इट इज द ओर ऑफ आयरन। कॉपर पाइराइट को आप ये लिख सकते हैं CuFeS2, पाइराइट या कॉपर पाइराइट। इस फेलराइट जो है दैट इज जिंक ब्लेंड, दैट इज ZnS। आर्जेंटाइट जो है दैट इज Ag2S। तो बोल रहा है कि फ्रॉड फ्लोटेशन से किसको कॉन्सेंट्रेट नहीं करते? वेरी गुड क्वेश्चन। गैलेना कर सकते हैं, कॉपर पाइराइट्स कर सकते हैं, फ्लोराइड या जिंक ब्लेंड कर सकते हैं बेटा। आर्जेंटाइट सिल्वर का सल्फाइड हो, इसको बेटा कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए हम लोग लीचिंग करते हैं, लीचिंग। मैकआर्थर प्रोसेस आपने पढ़ा होगा, मैकआर्थर एंड फॉरेस्ट प्रोसेस, मैकआर्थर एंड फॉरेस्ट प्रोसेस का यूज करते हैं, जिसमें कि हम लोग लीचिंग यानी हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि Ag2S को हम लोग ट्रीट करते हैं NaCN में, ठीक है, और ये कन्वर्ट होता है कॉम्प्लेक्स में, दैट इज Na, ठीक है, AgCN होल ट्वाइस, और ये बना लेता है Na2S। इंप्योरिटीज जो है वो सॉल्युबल नहीं होती और इसको हम लोग सॉल्युबल कर लेते हैं, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है। एंड इससे हम लोग सिल्वर का कॉन्सेंट्रेशन करते हैं, गोल्ड का भी कॉन्सेंट्रेशन, Au यानी गोल्ड और का भी कॉन्सेंट्रेशन करते हैं लीचिंग से, हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस से। वेरी गुड क्वेश्चन। फ्रॉड प्रोटेक्शन सल्फाइड ओर के लिए, बट बेटा सिल्वर यानी कि आर्जेंटाइट Ag2S का हम लोग कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ फ्रॉड फ्लोटेशन प्रोसेस। इसके लिए हम यूज करते हैं बेटा मैकआर्थर एंड फॉरेस्ट प्रोसेस, हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस, जिसमें कि सिल्वर सल्फाइड को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स में। इंप्योरिटी सॉल्युबल नहीं होती, इसको अलग कर लेते हैं बाद में हम लोग, और इसके लिए हम लोग इसको साइनाइड प्रोसेस भी बोला जाता है, लीचिंग प्रोसेस भी बोला जाता है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस। वेरी गुड क्वेश्चन, याद रखिएगा, कहीं पे भी आपसे पूछा जा सकता है। Question number 5. The process of zone refining is used in the purification of. आसान क्वेश्चन है बेटा। जोन रिफाइनिंग किसके लिए? जोन रिफाइनिंग का यूज देखो, MCQ बनाने का तरीका होता है, MCQ सीरीज, इसलिए मैं आपके लिए ला रहा हूं। MCQ को हम लोग कैसे बनाते हैं, आप 500 क्वेश्चन बना लो तो भी आप कुछ नहीं सीख पाओगे। एक एक क्वेश्चन से हम लोग देखो कितना इंफॉर्मेशन गेन कर रहा है। जोन रिफाइनिंग, अब जोन रिफाइनिंग आया, जोन रिफाइनिंग का यूज किया जाता है अल्ट्रा प्योर मेटल्स को पाने के लिए, अल्ट्रा प्योर मेटल्स को पाने के लिए, ठीक है, रिफाइनिंग प्रोसेस है। जोन रिफाइनिंग का प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल वेरी सिंपल है कि जो इंप्योरिटीज होगा वो मोल्टेन स्टेट में ज्यादा सॉल्युबल होगा। इंप्योरिटीज जो है वो मोल्टेन स्टेट में ज्यादा सॉल्युबल होगा, इंप्योरिटीज जो है वो मोल्टेन स्टेट में ज्यादा सॉल्युबल होगा, सॉलिड स्टेट में कम सॉल्युबल होगा। जोन रिफाइनिंग यूज किया जाता है सिलिकॉन के लिए, जर्मेनियम के लिए और गैलियम के लिए, ठीक है। अब ये तीन मेटल्स जो हैं दे आर व्हाट यूज्ड इन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, they are used in the semiconductor devices, and for their use in the semiconductor devices we need them in a high purity। हम इनको हाई प्योरिटी में चाहते हैं कि हमें मिले, इसलिए बेटा हम लोग सिलिकॉन का जो रिफाइनिंग करते हैं, जर्मेनियम का जो रिफाइनिंग करते हैं, गैलियम का जो रिफाइनिंग करते हैं, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं जोन रिफाइनिंग। इसका प्रिंसिपल भी याद रखना कि इंप्योरिटीज आर सॉल्युबल मोर इन द मोल्टेन स्टेट। इज ए। Question number 6. The most abundant metal on the surface of Earth. The most abundant metal की अगर मैं बात करूं, the most abundant metal की अगर मैं बात करूं on the surface of the Earth, ये देखो यहाँ पे दो तीन चीजें आपको मैं बता दूंगा। इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मेटल पूछा है, मोस्ट अबंडेंट मेटल पूछा है बेटा, आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम जो है वो लगभग 8.1% के आसपास है अर्थ क्रस्ट में, ठीक है, अर्थ क्रस्ट में ये 8.1% के आसपास है। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि आप जो है टॉप 10 मोस्ट ऑकरिंग
ठीक है, या मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स ऑन अर्थ क्रस्ट याद रखें। सबसे पहले एलिमेंट्स अगर पूछता मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स तो वो बेटा ऑक्सीजन हो जाता है। सेकेंड में आता है बेटा आपका सिलिकॉन, थर्ड में आता है बेटा आपका एल्यूमिनियम, थर्ड में आता है बेटा आपका एल्यूमिनियम, फोर्थ में आता है बेटा आयरन। ठीक है, लोगों को लगता है कि आयरन जो है वो ज्यादा नहीं है बेटा, एल्यूमिनियम ज्यादा मिलता है आयरन से अर्थ क्रस्ट में 8.1% के आसपास। फिफ्थ में बेटा आ जाएगा कैल्शियम, सिक्स्थ में आ जाएगा बेटा मैग्नीशियम, छह हो गया। सेवेंथ नंबर पे आ जाएगा सोडियम, 8 नंबर पे आ जाएगा पोटेशियम, 9th पे आ जाएगा बेटा टाइटेनियम, 10th पे आ जाएगा बेटा हाइड्रोजन। ये टॉप 10 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अबंडेंसी में यानी कितने अबंडेंट है ये अर्थ क्रस्ट में। सबसे एलिमेंट पूछता मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑक्सीजन, या मोस्ट अबंडेंट मेटल एल्यूमिनियम। बेटा याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वैन आर्कल मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन। वैन आर्कल मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स इन्वॉल्व्स कन्वर्टिंग द मेटल टू बेटा वैन आर्कल मेथड ये तो नो पता है। वैन आर्कल मेथड पहला है वोलेटाइल स्टेबल, वोलेटाइल अनस्टेबल, नॉन वोलेटाइल अनस्टेबल, नन ऑफ द अबव। आंसर इज वेरी क्लियर, वोलेटाइल स्टेबल कंपाउंड में हम लोग मेटल को कन्वर्ट करते हैं ताकि वो फर्दर स्टेप में आसानी से डिकम्पोज हो सके। अब बेटा वैन आर्कल में भी अगर हम बात करें, वैन आर्कल मेथड भी जो है ये अल्ट्रा प्योर मेटल यानी अल्ट्रा रिफाइनिंग प्रोसेस, अल्ट्रा प्योर मेटल इसे प्राप्त करते हैं। याद रखिएगा, दो मेटल, एक है बेटा जिरकॉनियम, एक है बेटा टाइटेनियम, जिसको हम लोग वैन आर्कल मेथड से डिकम्पोज करते हैं। पहले मेटल को एक अनस्टेबल वोलाटाइल कंपाउंड, वोलाटाइल मतलब उड़ जाए, ठीक है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट है जो बेटा कम हो, वो आपको वेपर स्टेट में मिले और अनस्टेबल भी हो, ताकि उसको वापस हम लोग डिकम्पोज करके मेटल ला पाए। जब आप उसको वोलेटाइल अनस्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं तो इंप्योरिटी जो होती है, नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटी, वो नीचे ही रह जाती है। तो वोलेटाइल अनस्टेबल कंपाउंड में इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं, बाद में उसको वापस से डिकम्पोज कर लेते हैं। तो वैन आर्कल प्रोसेस में याद रखिएगा कि वोलेटाइल अनस्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाता है मेटल को। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, इज ब्लिस्टर कॉपर इज इम्प्योर कॉपर अलॉय प्योर कॉपर having 1% impurity, impure copper alloy, pure copper having 1% impurity। आसान क्वेश्चन है बेटा। ब्लिस्टर कॉपर जो होता है वो होता है प्योर कॉपर, दैट इज 99, ठीक है, दैट इज 98.5 टू 99.5% इसके आसपास। यानी आप कह सकते हैं कॉपर हैविंग 1% प्योरिटी, इसको ब्लिस्टर कॉपर बोलते हैं। ब्लिस्टरिंग का मतलब होता है फोड़ा, मतलब कॉपर के सरफेस पे आपको वो दिखेगा, ठीक है, फोड़े जैसा ये दिखेगा, ठीक है, ये जैसे कॉपर है तो इसके ऊपर आपको फोड़ा दिखेगा। ये फोड़ा क्यों दिखता है, ब्लिस्टरिंग क्यों दिखता है कॉपर के सरफेस के ऊपर? क्योंकि SO2 जो गैस है, जब इसका प्यूरिफिकेशन करते हैं तो SO2 गैस जो है वो बाहर निकलता है, और जिसकी वजह से वो उसकी बबल्स की वजह से वहां पे ये बन जाता है, ब्लिस्टर बन जाता है, फोड़ा बन जाता है। तो ब्लिस्टर कॉपर हैविंग 1% इंप्योरिटी, दैट इज 98.5% टू 99.5% प्योरिटी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 इज डन। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज एंड स्टफ? फैक्चुअल क्वेश्चन बेटा। जिंक डस्ट का यूज किया जाता है, जिंक डस्ट का यूज किया जाता है as reducing agent to form dye stuff and beta paints। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। which of the following does not occur as sulfide ore? बेटा जिंक एग्जिस्ट करता है जिंक ब्लेंड में, सिल्वर आर्जेंटाइट Ag2S में, आयरन पाइराइड्स, ठीक है, चैल्कोपाइराइड्स, ठीक है। ओनली क्रोमियम जो है नॉट एग्जिस्ट इन सल्फाइड ओर या इन सल्फाइड फॉर्म, ठीक है, क्रोमियम का कोई भी आपको सल्फाइड ओर नहीं मिलने वाला है। एंड बेटा द लास्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ टिन? टिन का ओर इनमें से कौन है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ टिन? पहले पूछा है कार्बोरंडम। कार्बोरंडम क्या होता है बेटा? सिलिकॉन कार्बाइड को हम बोलते हैं कार्बोरंडम, ठीक है। कार्बोरंडम इज नॉट एन ओर ऑफ टिन। इप्सोमाइड है बेटा हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4.7H2O। व्हाट इज बेटा कैसिटोराइट? व्हाट इज बेटा कैसिटोराइट? कैसिटोराइट क्या होता है? इट इज द ओर ऑफ टिन, दैट इज SnO2। एंड स्पोडियम जो होता है ये होता है बेटा लिथियम एल्यूमिनियम सिलिकेट को हम लोग बोलते हैं स्पोडियमीन। पूछ रहा है कि व्हिच इज एन ओर ऑफ टिन? आंसर इज कैसिटोराइट।
थैंक यू बच्चों, होप कर रहे हैं कि ये सीरीज आपको बहुत पसंद आ रही होगी। दिस इज द एमसीक्यू सीरीज पार्ट 4। अगर आपको अच्छा लगता है बेटा लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। एंड थैंक यू, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। एंड ये अगला वीडियो जो होगा वो होगा जेई एडवांस एमसीक्यू सीरीज एंड जेई मेंस, दोनों हम साथ में लाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।